जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AP Academy. Today we are going to discuss chapter number 6, combustion and flame. In the last chapter, we have studied about coal and petroleum. In this chapter, we will discuss about combustion and flame. देखिए, as in our day-to-day life, we are using different kinds of fuels. अगर हम बात करें अपनी day-to-day life में, तो हम कई सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर पर्टिकुलरली हम घरों में बात करें तो हम सभी के घरों में गैस सिलेंडर है. मीन्स वी आर यूजिंग व्हाट LPG गैस अंडर आवर कंजम्पशन. फिर अगर हम बात करें, अगर हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, चाहे 2 व्हीलर चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, सो वी आर यूजिंग पेट्रोल और डीजल. मीन्स इन अवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास अबाउट पेट्रोल. तो उसमें हमने देखा था कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पर पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. मींस पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है. तो हम लोग कई तरीके के फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं घरों में भी. जैसे मैंने आपको बताया, LPG सिलेंडर का हम यूज़ करते हैं. फिर इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स के केस में. कुछ फ्यूल्स का इस्तेमाल ट्रेडिंग में, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है. कुछ फ्यूल्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में भी होता है. तो अगर आप बात करें तो कई सारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे वुड है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है. तो इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है घरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी. नाउ इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीजें हैं यहाँ पे. एक तरफ आपका एक कैंडल यहाँ पर जल रही है और दूसरा यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या जल रहा है, कोयला जल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कैंडल जल रही है. तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ कोल बर्न हो रहा है और एक तरफ आपकी कैंडल बर्न हो रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैंडल, बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ द कोल? आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो कैंडल होती है वो आपकी एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है. अगर आप ध्यान से देखें, डिफरेंस अगर आपको समझ में आ रहा है, तो जो आपकी कैंडल है वो क्या करती है, एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, जबकि कोल की बर्निंग में कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग होने पर, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे क्लियर कट आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है. एक तरफ कैंडल जल रही है जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, बट दूसरी तरफ आपके कोल जल रहा है, जो कोयला बन रहा है, वो बर्न हो रहा है. तो वो क्या हो रहा है, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. क्लियर? तो ऐसे कई सारे मटेरियल्स होते, मतलब सिर्फ कोल नहीं होता, ऐसे कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बर्न करते हैं विदाउट अ फ्लेम. ठीक है ना? अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये जो बर्निंग होती है फ्यूल की, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब की जो बर्निंग होती है, ठीक है, इसका केमिकल प्रोसेस किस तरीके से होता है ये हमें पढ़ना है. और उसके अलावा कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मतलब उस चीज को जलाने पर कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो आपको समझ में आ रहा है कि कई तरीके के फ्यूल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं घरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी. और बर्निंग ऑफ अ कैंडल और बर्निंग ऑफ अ कोल, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कैंडल जो होती है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और जो कोल होता है उसकी बर्निंग पर कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाउ व्हाट इज कंबशन. अब ये कंबशन क्या है, व्हाट इज दिस कंबशन? देखिए, कोई भी फ्यूल, अगर हम किसी भी फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं बात कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी कभी कोई भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबशन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कंबशन बेसिकली है क्या, एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें वो जो सब्सटेंस होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, और वो जो हीट प्रोड्यूस करता है, उसी को कंबशन कहा जाता है. अब
ये कंबशन जो होता है, ये बर्निंग जो होती है, ये या तो कोल की भी बर्निंग होती है, पेट्रोलियम्स में जैसे पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, इनका भी कंबशन होता है। क्लियर? तो कंबशन बेसिकली है क्या कि कोई भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, उसको बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है कि जब भी कभी फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिससे वो क्या दे रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? कंबशन। उसी को क्या बोला जाता है? कंबशन। तो आपने देखा होगा कई सारी एक्टिविटीज जिसमें चारकोल को बर्न किया जाता है या कोयले को बर्न किया जाता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? जैसे अगर आप कोयले को जलाइए, ठीक है, तो कोयले को जब आप जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हीट भी प्रोड्यूस होती है उसमें। अगर आपने देखा हो तो बॉयलर के अंदर, जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट अगर आपने कभी देखा हो, तो उसके अंदर एक डिवाइस होता है बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर बेसिकली जो पानी होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो कोयला जलाया जाता है फर्नेस में। फर्नेस में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कोयला जलाया जाता है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और प्लस हीट निकल रही है। ये जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, इसी को बोला जाता है कंबशन। इसी को क्या बोला जाता है? कंबशन। और जिस भी फ्यूल को कंबशन में, जिस भी फ्यूल को आप बर्न कर रहे हैं, उस फ्यूल को बोला जाता है कंबस्टिबल फ्यूल। उस फ्यूल को क्या बोला जाता है? कंबस्टिबल फ्यूल। मतलब वो सब्सटेंस, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो सब्सटेंस जो अंडरगोज हो रहा है कंबशन, मतलब जिसमें कंबशन हो रहा है, मतलब बेसिकली जिसमें बर्निंग हो रही है, जिससे ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, उसको बोला जाता है कंबस्टिबल फ्यूल। अब ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैसेस भी हो सकता है। क्लियर? अब कुछ ऐसे कंबशन होते हैं जिसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। मतलब कि आप देखिए तो कई ऐसे उसमें होते हैं जिसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अब वो एज अ फ्लेम के रूप में हो या एज अ ग्लो के रूप में। मतलब या तो उसमें लाइट एकदम से चमकीली लाइट ग्लो करे, या उसमें फ्लेम की तरह हो, जैसे कैंडल लाइट में होता है। कैंडल लाइट में बेसिकली जब आप कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो कैंडल क्या होता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर जलती है, कंबशन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है? उससे सिर्फ हीट प्रोड्यूस नहीं होती, उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है। उससे क्या होती है? लाइट भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो लाइट जो होती है वो या तो फ्लेम फॉर्म में होती है या ग्लो फॉर्म में होती है। क्लियर? जैसे अब यहाँ पर, जैसे अगर आप बात करें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है? जो मैग्नीशियम है उसको बर्न किया जा रहा है। किसको बर्न किया जा रहा है? मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम इज बर्निंग, जिसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ग्लो या लाइट प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? सो इन दिस फिगर इट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, जिससे क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कोल जब बर्न होता है तो वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। लाइट जो होता है वो बहुत कम कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लो है। लेकिन वही अगर हम इस कैंडल की बात करें, तो कैंडल में जो लाइट फॉर्म हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम है। दिस इज द डिफरेंस। तो लाइट दोनों तरीके से फॉर्म होती है, ग्लो में भी होती है और फ्लेम में भी होती है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर तीन एक उसमें एक कैंडल बनाई गई है और ये कैंडल को जलाया गया है। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या रख दिया गया है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर दो हैंडल रख करके इसके ऊपर क्या रख दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है एक चिमनी, एक ग्लास चिमनी। ठीक है, ओवर दी कैंडल। ठीक है, और ये रेस्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर नीचे से एयर जा रही है।
नीचे से क्या जा रही है, एयर जा रही है, ठीक है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैंडल जो हो रही है वो ग्लो कर रही है, कैंडल की फ्लेम जो है वो जल रही है। लेकिन जैसे ही हमने ये जो दो सपोर्ट लगे थे लकड़ी के वो हटाए और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो नीचे से एयर की सप्लाई होना क्या हो गई, बंद हो गई। अब क्या हो रहा है, एयर की सप्लाई नहीं हो रही है। तो उसके कारण हुआ क्या, इस जो ये जो फ्लेम जो जल रही थी, ठीक है, ये जो फ्लेम जो जल रही थी ये फ्लिकर हो गया और इसमें से स्मोक निकलने लगा, मतलब ये बुझ गई और उसमें से क्या निकलने लगा, स्मोक निकलने लगा। क्लियर। और उसके बाद अगर आप तीसरे केसेस में देखें तो यहां पर फ्लेम पूरी तरीके से बुझ गई, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ क्या, एक्चुअली एक्चुअली हुआ ये कि यहां पर फ्लेम इसलिए जल रही थी क्योंकि नीचे से एयर की सप्लाई हो रही थी। नीचे से क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली एयर की जो हो रही थी चिमनी के नीचे से एंटर कर रही थी, ठीक है। इसीलिए यहां पर कैंडल प्रॉपर तरीके से बर्न कर रही थी। लेकिन जब आपने ये सपोर्ट हटा दिया, जब आपने ये सपोर्ट हटा दिया तो नीचे से एयर जाना बंद हो गई। क्लियर। तो जब नीचे से एयर जाना बंद हुई तो उसके कारण फ्लेम जो हो गई वो फ्लिकर हो गई और वो क्या प्रोड्यूस करने लगी, स्मोक। क्लियर। और थर्ड केस में क्या हुआ, फ्लेम जो हो गया वो फाइनली ऑफ हो गया और ऊपर से भी क्या कर दिया आपने, इसको ढक दिया, मतलब इस चिमनी को आपने ऊपर से भी क्या कर दिया, ढक दिया। अब ये पूरी तरीके से बुझ गई। इसका कारण बुझने का, नो प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस खत्म होने के कारण ही यहाँ पर ये कैंडल जो है वो पूरी तरीके से बुझ गई। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि कभी भी किसी भी फ्यूल को बर्न करना है तो इट इज द रिक्वायरमेंट दैट देयर शुड बी अवेलेबल एयर। मतलब कि एयर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है इन केस ऑफ बर्निंग। क्लियर। तो मतलब किसी भी चीज को जलना है तो वहां पर एयर की प्रेजेंस होना जरूरी है, वहां पे एयर की प्रेजेंस होना जरूरी है। क्लियर। नाउ अब हम इसमें थोड़ा आगे अपना डिस्कशन को बढ़ाते हैं और इसमें अब हम ये समझते हैं कोई भी चीज जलती कैसे, मतलब कोई भी चीज आग कैसे पकड़ती है, मतलब वो जलती कैसे, बर्न कैसे, ये हमें समझना है। भाई हमने ये समझ लिया कि कोई भी चीज बर्न होती है, बट वो बर्न होती क्यों है, what is the reason behind it that in any object if it catches fire, what is the reason behind, इसका रीजन क्या होता है। जैसे अगर मैं सिंपल तौर पर, अगर मैं जो सिंपली अगर मैं बात करूं तो घरों में आप लोगों के यहाँ माचिस का इस्तेमाल होता है, मैच बॉक्स। आपने देखा होगा मैच बॉक्स का इस्तेमाल होता है जनरली घरों में। वैसे तो अब लाइटर्स का इस्तेमाल किया जाता है गैस फ्लेम को जलाने के लिए, बट पहले के समय में या अभी भी बहुत सी जगहों पर माचिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वो माचिस अपने आप जल जाती है? अरे माचिस है, मैच बॉक्स है, क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मैच बॉक्स अपने आप जल जाता है? नो। उस मैच बॉक्स से तीली निकाल के उसको रब करना पड़ता है। ये मैच बॉक्स है अगर, तो इसके दोनों तरफ सरफेस में, यहाँ पर एक तरफ ये सरफेस और एक तरफ ये पीछे वाले सरफेस में आपकी एक स्ट्रिप बनी होती है जिसपे आपको उस मैच स्टिक को रब करना पड़ता है। तो उस रबिंग से होता क्या है एक्चुअली में उस रबिंग से उस मैच स्टिक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते उस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है जिस टेम्परेचर पर वो मैच स्टिक जल जाए। भाई अपने आप तो कभी भी माचिस नहीं जलती, माचिस को रब करना पड़ता है। तो जब आप रब करते हैं तो अल्टीमेटली उससे होता क्या है, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फाइनली वो उस सब्सटेंस के उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा जिस टेम्परेचर पर वो जल जाए। उस टेम्परेचर को, ये मैं सिर्फ इस मैच बॉक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्सटेंस में आग तभी लगेगी जब वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचेगा, उसमें आग तभी लगती है।
जैसे अगर तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, आपके मैच बॉक्स हो, कुछ भी हो, उसमें आग तभी लगेगी जब वो अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचेगा, जिसको उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। उसको क्या बोला जाता है? इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली है क्या? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire। एक सब्सटेंस आग तभी पकड़ेगा जब वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे। जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है, तब तक उस सब्सटेंस में आग नहीं लगेगी। तब तक उस सब्सटेंस में आग नहीं लगेगी। हर पर्टिकुलर सब्सटेंस के टेम्परेचर का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है, हर सब्सटेंस का। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस, सारे सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर एक जैसा है, नहीं। हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर है, और जब भी कभी वो टेम्परेचर रीच करता है, तभी उस चीज में आग लगती है। तभी उस चीज में क्या होती है? आग लगती है। क्लियर? इसके अलावा आपने एक और एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी बाय डिफॉल्ट अगर किसी पर्सन पे, किसी इंसान को अगर आग लग जाती है, उसको मतलब उसके उसके शरीर में आग लग जाती है, तो आपने नोटिस किया हो हमेशा ऐसे ब्लैंकेट उड़ाया जाता है उसको बुझाने के लिए। आपने देखा होगा ये जो ब्लैंकेट है ये क्या करता है? ये ब्लैंकेट ही उसकी आग को बुझाता है। ठीक है? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो इसका भी सिग्निफिकेंस यही है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर है, आपको उससे कम अगर किसी चीज को करना होता है तभी उसकी आग बुझती है। तो बेसिकली कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो फायर कैच करते हैं, जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक? अब उस आग को अगर बुझाना है तो आपको उस सब्सटेंस में वो टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा जो इग्निशन टेम्परेचर से उसके कम हो जाए। तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही आग पकड़ती है। अगर उससे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? आग नहीं पकड़ेगा। इसीलिए जैसे कि आपने मैच स्टिक देखा हो, तो रूम टेम्परेचर पर कभी भी मैच स्टिक अपने आप नहीं जलती। अल्टीमेटली उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसीलिए मैच स्टिक को रब करना पड़ता है सरफेस पे, ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सके। क्लियर? तो मैच स्टिक की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर ले, तो आपने देखा होगा जो हमारी मैच स्टिक होती है, माचिस की तीली। ठीक है? माचिस की तीली देखिएगा आप, एक लकड़ी की बनी हुई होती है, और यहाँ पर आपको एक गोल सा ब्लैक कलर का आप कभी भी माचिस खोल के देखिएगा, माचिस की तीली, यहाँ आपको गोल सा ब्लैक कलर का नजर आता है कुछ। आई एम सॉरी, यहाँ पर छोटा सा ब्लैक कलर का नजर आता है। क्लियर? और ये आपकी वुडन स्टिक होती है। माचिस की तीली ऐसी होती है कुछ, यहाँ पर आपको ब्लैक सा नजर आता है। ठीक? तो ये जो ब्लैक सा होता है ना, इसमें बेसिकली तीन चीजों का ये मिक्सचर होता है। ये जो आपको ब्लैक सा नजर आता है मैच स्टिक में, इसमें बेसिकली तीन चीजों का मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिन तीन चीजों का मिक्सचर होता है, उसमें सबसे पहला नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये सबसे पहला मटेरियल होता है इसके अंदर। ठीक है? दूसरा मटेरियल अगर हम बात करें, तो दूसरा जो मटेरियल होता है वो होता है पोटेशियम। दूसरा जो होता है वो होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। और जो तीसरा सब्सटेंस होता है वो होता है वाइट फॉस्फोरस।
व्हाइट फॉस्फोरस। ये तीन सब्सटेंस होते हैं इस पर्टिकुलर मैच स्टिक में। जो ये गोल सी मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक, इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो वुडन के आगे वाला, इसमें ये तीन पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा होता है पोटेशियम क्लोरेट, और तीसरा होता है व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, और इसके आगे कुछ ग्लू लगा होता है। ठीक है, ठीक है, और ये एक वुडन के हेड पे होता है। ये बेसिकली वुडन के हेड पे होता है। जब भी कभी आप इस सब्सटेंस को, ये जो रफ सरफेस होता है, ये बेसिकली आप कभी भी देखिएगा, इसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है। इस रफ सरफेस पे जब भी आप इसको रब करते हैं, क्लियर, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, वो इग्नाइटेड हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप क्या करते हो, उसमें क्या करते हो, आप इस मैच स्टिक को रब करते हो, और रब करते हो तो क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होता है तो इसके अंदर जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण मैच स्टिक का कंबशन स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था एक सिंपल मैच स्टिक का। तो जैसा कि हमें ये समझ में इसमें क्या आया कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी हो, चाहे मैच स्टिक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, कोई भी हो, वो तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है। जैसे ही वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचा, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। जैसे आप अभी कभी भी पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल में खुद बर खुद आग नहीं लगती। पेट्रोल में आग लगाने के लिए आपको चिंगारी देनी पड़ती है। कारण क्या है उसका, कि पेट्रोल नॉर्मल केस में उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा जितने में वो इग्नाइट हो जाए। पेट्रोल क्या, कोई भी चीज हो, अगर आप कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, तो उसमें जब तक आप चिंगारी नहीं देंगे तब तक आग नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने चिंगारी दी, उसके पास लेकर के गए, और उसका टेम्परेचर इग्निशन पहुंचा, वैसे ही उसमें आग लग जाएगी। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है दैट कैन नॉट इग्नाइट अंटिल इट रीचेस द इग्निशन टेम्परेचर, जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर? अब मैंने जैसा आपको बताया कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैच स्टिक की बात की थी हमने, तो इसमें ये जो सब्सटेंस था व्हाइट फॉस्फोरस, ये हल्के से रब करने पे बर्न हो जाता है, मतलब ये तुरंत इग्नाइट हो जाता है। लेकिन ऐसा हर सब्सटेंस के साथ नहीं होता है। किसी किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। जैसे अगर आप कभी नोटिस करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ प्लेन पेपर, जो आप किताब या कॉपी से पेपर होता है जो आपका, और एक मैं आपको ले रहा हूँ वुड, लकड़ी। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने ये जो दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक लिया है पेपर और दूसरा क्या लिया है, लकड़ी। ठीक, आप माचिस की तीली लीजिए और माचिस से दोनों चीजों को जलाइए, पेपर को भी जलाइए और वुड को भी जलाइए, लकड़ी को भी। किस चीज पे आग पहले पकड़ेगी? आपका पेपर जल जाएगा उस माचिस की तीली से, लेकिन लकड़ी नहीं जलेगी। आप करके देख लीजिएगा। तो पेपर क्यों जल गया? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी के कंपैरिजन में कम था, इसीलिए पेपर ने आग जल्दी पकड़ ली। वही लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए उसको इग्नाइट होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। उसको इग्नाइट होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? तभी वो जलेगा, तभी वो क्या होगा, जलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने माचिस की तीली से पेपर तो जला लिया, लेकिन हम माचिस की तीली से लकड़ी नहीं जला पाते।
सूखी लकड़ी को आप नहीं जला पाएंगे माचिस की तीली से, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको इग्नाइट होने के लिए। तो कई बार लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल भी करते हैं, मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी से कम होता है। उसका भी इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी से क्या होता है, कम होता है। इस चूंकि केरोसिन ऑयल का भी टेम्परेचर कम होता है इग्निशन, इसीलिए कई बार ये रेकमेंड किया जाता है केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि मिट्टी के तेल में बहुत तेजी से आग पकड़ती है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज से क्या आपको समझ में आया है कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो उसमें तब तक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। अब वो सब्सटेंस, अगर मैं बात कर रहा हूं उन सब्सटेंस की जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और उसमें इजीली फायरिंग हो जाती है, मतलब इट इजीली कैचेस फायर विथ अ फ्लेम, मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है विथ अ फ्लेम। दिस इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उन्हीं को बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब कि वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें बहुत तेजी से आग लगती है विथ अ फ्लेम, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपके, पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, इनमें बहुत तेजी से आग लगती है। घरों में आप देखिए एलपीजी सिलेंडर बहुत ज़्यादा सेफ्टी इसको रखना चाहिए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं वो घरों में ब्लास्ट हो जाता है, कई बार बहुत तेज़ी से आग लगती है। कारण उसका यही है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। इसीलिए पेट्रोल पंप में या उसमें आपको, जैसे अगर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो उसमें वहाँ पर आपने जितने भी पेट्रोल पंप हैं आपने वहां पर क्लियर कट आपने देखा होगा नो स्मोकिंग जोन। कोई भी पेट्रोल पंप आप चले जाइए तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है नो स्मोकिंग जोन। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम है। अगर वहां पर कोई सिगरेट पी रहा है या कोई स्मोक कर रहा है, अगर उससे टेम्परेचर उसका बढ़ गया तो वहां पर आग लग सकती है, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, एज इट इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि आग कैसे लगती है। ठीक है? किसी भी सब्सटेंस में जब भी कभी वो सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, आसपास हवा है ही, ऑक्सीजन है ही, और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है तो उसमें आग लगती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि किसी की चीज में कैसे आग लगती है। ठीक है? अब हमें ये पढ़ना है कि उस आग को रोका कैसे जाए। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आग को किस तरीके से रोका जाता है? अगर हम बात करें तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कहीं पर भी आग लग गई है तो उस आग पर काबू कैसे पाया जाता है? आप लोगों ने, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर सिटी में या हर उसमें देखा जाए तो एक विभाग होता है जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। कहीं पर भी आग लगती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है। फायर ब्रिगेड अपना गाड़ी लेकर के आते हैं और बेसिकली वो फायर ब्रिगेड डालता क्या है, जहां पर आग लगी वो पानी डालता है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड बेसिकली क्या करता है, पानी डालता है। पानी एक्चुअली करता क्या है, ये जो वाटर होता है, ये जो फायर ब्रिगेड वाले वाटर डालते हैं, तो ये वाटर एक्चुअली करता क्या है? देखिए वाटर एक्चुअली जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है ना, मतलब जिसके कारण आग लगी है, जिस मटेरियल के कारण आग लगी है उस मटेरियल को ठंडा कर देता है। उस मटेरियल को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, जिसके कारण उस मटेरियल का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। किसी भी चीज को ठंडा करेंगे आप तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक?
तो इग्निशन टेम्परेचर से जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसमें आग चलना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए फायर ब्रिगेड वाले कहीं पर भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। या आप फायर ब्रिगेड ही क्यों छोड़ दीजिए, अगर नॉर्मल केसेस में भी किसी को आग लग गई है, किसी के ऊपर या कहीं पर भी आग लग गई है, तो लोग पानी डालते हैं उसके ऊपर। पानी डालने का रीजन क्या है? पानी डालने का रीजन सिर्फ इतना है कि भाई उसके जो भी इग्निशन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा पानी एक और काम भी करता है। देखिए, बेसिकली आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी कभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, और वो वेपर या भाप बन करके कहाँ उड़ जाता है? हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होता क्या है कि जब आप पानी डालते हैं आग के ऊपर तो जाहिर सी बात है वेपर फॉर्म बनेगा, और वो वाटर वेपर क्या करेगा? वो पूरे कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेगा, क्योंकि अब हवा में क्या है? वाटर वेपर है। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक तरफ तो उसका इग्निशन टेम्परेचर तो कम करता ही करता है, लेकिन ये जो वाटर वेपर बना, ये जो सराउंड कर रहा है पूरे मटेरियल को, वो एयर की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देता है। एयर की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में आग लगने के तीन रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज में आग लगने की तीन रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कंबस्टिबल मटेरियल, भाई कहीं पर भी आग लगानी है तो उसके लिए पेट्रोल या डीजल जरूरी है। दूसरा, उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाना, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना। और तीसरा होता है एयर। बिना एयर के, मैंने अभी आपको बताया था कैंडल का एग्जाम्पल दे करके, कि बिना एयर के कहीं पर भी आग नहीं लग सकती। अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को भी आपने कंट्रोल कर लिया तो आग पे कंट्रोल हो जाएगा। या तो आप उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दीजिए, या आप हवा की सप्लाई रोक दीजिए, तो आग बंद हो जाएगी। क्लियर? तो जो फायर ब्रिगेड जो सामान लेकर के आता है और उससे जो पानी डालता है, उससे सबसे बड़ा काम ये होता है कि एक तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, और दूसरा वाटर वेपर क्या करता है? पूरे कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेता है, जिसके कारण एयर की सप्लाई का कट ऑफ हो जाता है, ताकि फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो सके। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आई कि ये काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। और मैंने आपको बताया कि इन तीन चीजों की जरूरत होती है किसी भी जगह पे आग लगाने के लिए, और अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज को रिमूव कर देंगे तो आग पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर था आपको समझ में आया। ठीक, कि भाई बिल्डिंग जो होता है वो बिल्डिंग में या कहीं पर भी घरों में कहीं पर भी आग लग जाती है तो बेसिकली किसको बुलाया जाता है? फायर ब्रिगेड को। ठीक, अब एक और तरीके का भी आपने देखा होगा ऑफिसेस में, खास तौर पे ये ऐसे एक लाल रंग की मशीन होती है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। ये आप किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है। वे एक बहुत बड़ा क्या है? सेफ्टी मेजर्स। देखिए, किसी भी जगह पे आग लगने का कारण क्या सिर्फ और सिर्फ कंबस्टिबल मटेरियल होता है? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं पर भी आग लगने का कारण क्या सिर्फ कंबस्टिबल मटेरियल होता है? ऐसा नहीं। कई बार शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है। ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसमें कई बार वायरिंग की खराबी के कारण या किसी और कारण से कई बार आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अब ऐसा कई बार होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी आग लग जाती है खुद से। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कई सारे होते हैं ऑफिसेज में, उनमें भी आग लग जाती है। अब उस टाइम पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक, अगर मान लीजिए कि उसमें आग लग गई।
अब आपको ये पता है तो क्या ऐसा तो है नहीं कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर उस आग को बुझाने के लिए आप पानी डाल देंगे? क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो आग तो बुझ जाएगी, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट बर्बाद हो जाएगा। भाई किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में तो वो क्या कर सकता है, पानी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को और भड़का सकता है। क्लियर? और वो इवन हार्म भी कर सकता है। ठीक है? तो इसीलिए वाटर जो होता है वो सूटेबल नहीं होता वहां पर। क्योंकि भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगी है और आपने अगर उसमें पानी डाल दिया तो हो सकता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए और वो काफी हार्मफुल हो जाए। क्लियर? तो उस केस में अगर हम बात करें, क्लियर, उस केस में अगर हम बात करें तो उस केस में आप वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस केस में आप यहाँ पर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर बने हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। इस फायर एक्सटिंग्विशर में आपको पता है बेसिकली कौन सी गैस भरी होती है? इसमें जो गैस भरी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्रेस फॉर्म में इसमें भरी हुई होती है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है आग को बुझाने के लिए? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हैवियर गैस होती है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो क्या होती है, हैवियर होती है। मतलब अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो कंपैरेटिवली हल्का होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो इसीलिए क्या होती है, जब भी आप मान लीजिए कहीं पर आग लगी, ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था आग लगने के तीन सबसे बड़े रीजंस होते हैं। एक तो कंबस्टिबल मटेरियल जो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर या तो इग्निशन टेम्परेचर है या फिर एयर है, यहाँ पर इन दोनों चीजें हैं। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज को अगर आप रिमूव कर देंगे, ठीक, तो आग लगनी बंद हो जाएगी। अब पानी हम डाल नहीं सकते टेम्परेचर को कम करने के लिए, क्योंकि पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल पार्ट में अगर आपने पानी डाला तो वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन और उस मटेरियल के बीच में आ जाती है और एक कवर बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होने के कारण होता क्या है, वो नीचे बैठ जाती है और वो क्या करती है, ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देती है फ्रॉम दी मटेरियल। तो ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया, मतलब वहां पर भी आग बुझ गई। क्लियर हो रहा है? तो आपको दो तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर मैंने आपको यहाँ बताए। एक तो जो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है कंपनीज वगैरह में, इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि क्या करती है, आग लगने से उसको फायर को एक्सटिंग्विश करती है, मतलब फायर को खत्म करती है। क्लियर हुआ आपको ये नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। अब यहां पर कंबशन कितने तरीके के होते हैं, देखिए, आपने कभी गैस के पास अगर आप जाइए और वहां पर आप अपना नॉब ऑन करके माचिस या लाइटर लगाएं तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? आप अगर नोटिस करें तो वहां पर आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि गैस जो निकली वहां से, एलपीजी गैस, वो तुरंत क्या हुई, बर्न हुई। ठीक है? और उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एंड लाइट। ठीक है? इस तरीके के कंबशन को रैपिड कंबशन बोला जाता है। इस तरीके के कंबशन को क्या बोला जाता है, रैपिड कंबशन। क्या किया आपने, गैस स्टोव के पास गए, आपने माचिस जलाया या आपने लाइटर जलाया, उससे क्या होगा, गैस स्टोव से जब आप नॉब ऑन करते हैं तो उस होल से क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो उस गैस को आपने जब आग दी तो वो गैस बर्न कर गई और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एंड लाइट। इस तरीके के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। ठीक है? ठीक है? अब कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, जो कि एयर में बर्न हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर।
इसके के क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो सडनली ब्लास्ट हो जाए इनटू फ्लेम्स, मतलब वो सडनली ब्लास्ट हो गए, मतलब उसमें कोई ऐसा, उसके पहले कोई ऐसा रिकॉल नहीं दिया या कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं पहुंचा, वो सडनली बस्ट हो गए, ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेट कॉज, मतलब उसमें कोई आग नहीं लगाई किसी ने, वो अपने आप जल गए। तो ये ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंबशन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसे कंबशन को क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे आपने नोटिस किया हो, जो आप दिवाली में जो पटाखे जलाते हैं, ठीक है, तो जब भी कभी आप पटाखे को इग्नाइट करते हैं तो एक सडन रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि एक सडन रिएक्शन होने के कारण हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसमें लाइट भी होता है और उसमें साउंड भी होता है, क्लियर। और आपने देखा होगा बहुत सारी गैस फॉर्म हो जाती है इन द रिएक्शन, जो कि लिबरेट होती है, जिसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजन बोला जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस, अगर हम बात करें, सॉरी, एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें तो ये तब भी होता है इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। जब भी कभी क्रैकर में प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो भी क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक। तो अब बात करते हैं, ये तो दो तरीके के कंबशन मैंने आपको बताए। एक तो जो अपने आप हो जाए, मतलब उसमें किसी चीज की कोई एपरेंट कॉज ना हो, वो अपने आप ही अगर जल जाए तो वो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्लियर। जैसे कई बार आपने देखा हो जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, तो जंगल में आग कैसे लगती है, तो जंगल में आग कई बार सन की हीट के कारण भी लग जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें जंगलों में जो आग लगती है वो ह्यूमन बींग्स के कारण ही लगती है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी जंगल में जाइए, कैंप फायर वगैरह अगर आप करते हैं तो वहाँ पर उसको पूरी तरीके से बुझा दें बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट। पिकनिक में या किसी विजिट पे आप जब जाते हैं वहाँ पर कैंप फायर करते हैं, क्लियर। तो आपको, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा कंबशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे फ्लेम के बारे में, मतलब जो लॉ निकलती है, तो उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस फ्लेम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फ्लेम की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपने दो चीज़ नज़र आ रही है। एक ये कैंडल जलाया है तो ये एक फ्लेम है, और एक ये गैस स्टोव जलाया है तो ये अलग फ्लेम है। आपको अलग अलग फ्लेम नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करें अगर एलपीजी फ्लेम को, तो इस फ्लेम का कुछ कलर आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप बात करें, और यहाँ पर जो कैंडल की फ्लेम, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी एक फ्लेम है, ठीक है, तो इसको भी कुछ फ्लेम का कुछ ना कुछ कलर होगा, क्लियर। तो बेसिकली ये फ्लेम होता क्यों है, देखिए, ये फ्लेम उन सब्सटेंस में प्रोड्यूस होता है जो सब्सटेंस बर्निंग के टाइम पे वेपोराइज होते हैं। बर्निंग के टाइम पे क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, उन्हीं सब्सटेंस में फ्लेम्स प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सब्सटेंस में जलने के कारण फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें जलने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिन जो जलने पर, मतलब ड्यूरिंग बर्निंग वेपोराइज होते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, उन्हीं में फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो हमारा कैरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल होता है, या हमारा जो मोल्टन वैक्स है, जैसे ये मोमबत्ती जिसे कहते हैं ना, मोमबत्ती क्या है, बेसिकली ये वैक्स है, मोम पिघलती है ना इसमें, मेल्ट होती है, ठीक है, तो ये क्या है, मोल्टन वैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका धुआं जो होता है वो धीरे धीरे उड़ता रहता है, क्लियर। इसीलिए देखिए आप यहाँ पर कैंडल जो होती है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, कैंडल जो होती है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो इसमें क्या होता है, मोल्टन वैक्स हो या केरोसिन ऑयल हो, इसको ये राइज करती है और ये क्या हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है ड्यूरिंग बर्निंग। तो इसीलिए किसी भी सब्सटेंस में अगर हम बात करें
तो उसमें फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है अगर वो सब्सटेंस वेपोराइज हो रहा हो ड्यूरिंग बर्निंग। अगर वो सब्सटेंस वेपोराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, देन ओनली द फ्लेम इज प्रोड्यूस। क्लियर? अब अगर हम बात करें, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर एक क्या किया गया है, एक कैंडल जलाया गया है, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर ये ग्लास प्लेट रखी गई। ये क्या किया गया, इस कैंडल की लौ के ऊपर क्या किया गया, ये ग्लास प्लेट रखी गई, क्लीन ग्लास प्लेट। और उसके बाद इस प्लेट को हटाया गया जब, तब इसमें देखा गया कि उस ग्लास प्लेट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। उस ग्लास प्लेट के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। क्लियर? नाउ अब ये ब्लैक स्पॉट क्यों पड़ता है? ठीक है, ये सर्कुलर जो ये ब्लैकिश रिंग है, ये क्या बता रही है? ये बेसिकली क्या बता रही है, ये बताती है, इट इज एक्चुअली शोज द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये बेसिकली क्या बताती है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनका डिपोजिशन बताती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में। फ्लेम के कौन से जोन में होता है, ल्यूमिनस जोन में। देखिए अभी हम फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें फ्लेम के अलग अलग जोन्स होते हैं। फ्लेम के क्या होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं। कुछ जोन को ल्यूमिनस जोन बोला जाता है और किसी जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पर एक कॉपर का वायर है, ठीक है। और इस कॉपर के वायर को फ्लेम के नॉन ल्यूमिनस जोन में रखा गया। मतलब क्या किया गया, इसको यहाँ पर ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, ये जो अंदर वाला जोन होता है, जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, उसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। जैसे कभी भी आप नोटिस करिएगा, आप मोमबत्ती जलाइए और उंगली को इस बीच वाले हिस्से में डाल दीजिए, आप ऑब्जर्व करेंगे आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं, आपको उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी जितना कंपैरेटिवली उंगली को आप यहाँ रखेंगे। आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, उंगली को जब आप ऊपर रखेंगे तो आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा इन कंपैरिजन टू कि मोमबत्ती के जो ये जो फ्लेम है, इसके बीच से भी अगर आप उंगली को निकाल देंगे तो आपको उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। क्योंकि कारण क्या है, फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस जोन जो है ये इसका अंदर वाला पार्ट है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कौन सा जोन है, ल्यूमिनस जोन है। और नॉन ल्यूमिनस जोन का टेम्परेचर ल्यूमिनस जोन के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए आप कभी भी मोमबत्ती के अंदर, अगर उसकी लौ के अंदर आप उंगली डाल देंगे तो आपको उतना गर्म महसूस नहीं होगा जितना इन कंपैरिजन टू आप उसके ऊपर रखते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन सा ल्यूमिनस जोन होता है, कौन सा नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। ये देखिए, ये डिफरेंट जोन्स हैं कैंडल फ्लेम के। इसमें ये जो मिडिल जोन होता है ना, ठीक है, जहां पर पार्शियल कंबर्शन होता है, देखिए ये मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता। लेकिन वही ये जो आउटर जोन होता है, इस फ्लेम का ये जो आउटर जोन है, जहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, जिसका अप्रोक्सीमेटली कलर जो होता है वो ब्लूइश होता है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये सबसे क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट। और ये जो जोन होता है ये सबसे इनर जोन होता है, और ये सबसे लीस्ट हॉट होता है। ये सबसे क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। और ये बेसिकली इसमें इनर मोस्ट जोन में कुछ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स भी होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होता है, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर तीन जोन, एक है इनर जोन जो कि सबसे कम हॉट होता है, फिर मिडिल जोन होता है जो कि मॉडरेट हॉट होता है, और आउटर जोन जो होता है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी मोमबत्ती में वो जलाने के बाद आप यहाँ पर अगर उंगली रख देंगे तो आपको गर्म महसूस ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ रख देंगे तो कम होगा, और अगर आपने यहाँ रख दिया तब तो आपको सबसे ज़्यादा
महसूस होगा, हॉटनेस। तो ये स्ट्रक्चर था फ्लेम का। तो फ्लेम में आपको समझ में आया, तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, एक होता है मिडिल जोन जिसमें पार्शियल कंबशन होता है, और एक होता है आउटर जोन जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेम के किस पार्ट में सबसे ज्यादा हॉटनेस होती है, तो जो आउटर जोन होता है उसमें सबसे ज्यादा हॉटनेस। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये फ्लेम आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो गोल्ड स्मिथ है ये क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है आउटर जोन से, फ्लेम के किसके, आउटर जोन से ब्लो कर रहा है विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप। ये देखिए यहाँ पर ये जो मेटेलिक पाइप है इससे वो ब्लो कर रहा है आउटर मोस्ट जोन को फ्लेम की। क्लियर? फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ये गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कर रहा है। क्लियर? तो आपको फ्लेम समझ में आया, क्लियर हुआ उसका स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल के बारे में। आपने कई सारे फ्यूल्स देखे होंगे, वुड है, कोल है, चारकोल है, फिर इसके अलावा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, फ्यूल्स। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन फ्यूल्स का इस्तेमाल हमारे घरों में भी होता है। अगर हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। फिर अगर हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। क्लियर? इंडस्ट्रियल पर्पस में बात करें तो इंडस्ट्रियल पर्पस में भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट में कोल जो होता है वो बर्न किया जाता है, जिससे उसकी हीट की मदद से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक? तो ये सारे फ्यूल्स जो हैं ये सारे बहुत ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और ये इजीली एयर के साथ एट अ मॉडरेट रेट बर्न करते हैं। ठीक है। कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होता। ठीक है। कोई भी फ्यूल जो होता है आइडियल फ्यूल नहीं होता, और हर फ्यूल की अपनी एक एफिशिएंसी होती है। हर फ्यूल की अपनी एक एफिशिएंसी होती है जिसको हम उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जिसको हम उस पर्टिकुलर फ्यूल की क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। तो कोई भी फ्यूल एफिशिएंट फ्यूल हो उसकी एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है जिसको मेजर कैसे किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि हर फ्यूल की अलग अलग अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हर फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अगर पानी को बॉईल करना है, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों को इस रिक्वायरमेंट होती है, कोयले की, एलपीजी की। एलपीजी तो बेसिकली हम वहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पानी को बर्न करना है तो हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। ऐसे ही वहाँ पर हम कोयले का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पर हम कोयले का इस्तेमाल नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में, मतलब 1 केजी फ्यूल, चाहे वो कोल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, कोई भी हो, 1 केजी उसके फ्यूल को बर्न जब हम करते हैं, ठीक है, तो उससे जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। उसी को उस फ्यूल की क्या बोला जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखें अगर आप, तो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर टू एलपीजी के कम होती है। इसीलिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी पानी बॉयल हो सके। अगर आप कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कंपैरेटिवली पानी कम जल्दी बॉयल होगा। क्लियर? तो ऐसे ही अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। तो 1 केजी फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने से जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, वही इस फ्यूल की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। और
जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही एफिशिएंट होगा। क्लियर? चूंकि एलपीजी की फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक, अब इसके अलावा बर्निंग के कारण जो ये फ्यूल्स बर्न होते हैं उसके कारण कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में, तो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो आज की डेट में एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसका रीज़न है एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने के कारण ही क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है? हम जो गाड़ियां चलाते हैं या जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें जब फ्यूल की बर्निंग होती है तो उसके रिएक्शन से जो चीज़ बाहर निकलती है वो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, वो तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड, या एनिमल्स की बात करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जिससे कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें ये है कि फ्यूल का अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें एक बहुत हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि एक तरीके से की पॉइजनस गैस होती है। एक तरीके की क्या होती है, पॉइजनस गैस। तो ये पॉइजनस गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब कंबशन इनकम्प्लीट हो। ठीक है, इसीलिए कोयले को बंद कमरे में जलाना बहुत डेंजरस होता है। तो इसीलिए कोयले को कभी भी आप बंद कमरे में मत जलाइएगा, क्योंकि बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एंड इट इज़ अ हार्मफुल गैस। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि कई सारी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे डेंजरस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसके कारण कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा वगैरह होता है, इसका भी प्रॉब्लम्स होता है। तो दिस लेड टू, और इसके अलावा एसिड रेन का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि बेसिकली इससे जब हम कोल या डीजल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और ये बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। क्लियर? सिमिलरली जब भी कभी पेट्रोल इंजन बर्न करते हैं पेट्रोल को, तो वो भी क्या ऑक्साइड देती है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर ये जो सल्फर का या जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये जब भी कभी रेन वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड रेन में। उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है एसिड रेन में। और ये एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए भी हानिकारक होती है। जैसे आपने देखा हो, नोटिस किया हो कि ताजमहल जो है, अब वो पूरी तरीके से वाइट नहीं रहा। जब जिस टाइम बना था या बहुत साल पहले की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइट हुआ करता था, तो उसकी वाइटनेस कहाँ चली गई? तो उसकी वाइटनेस बेसिकली किसके कारण से गई, एसिड रेन के कारण से। ठीक है, इसीलिए आजकल डीजल और पेट्रोल का यूज़ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में कम होकर के सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इस्तेमाल होना शुरू। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।